चलिए अब सीधा रुक करेंगे चरखी दाल जी का, जहां पर पशुधन मेले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण गर्ग जी, श्री सत्येंद्र परमार जी, श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, श्री सुखेंद्र मांडी जी, श्री संदीप जोशी जी, श्री मनदीप डालावास जी जो चेयरमैन हैं जिला परिषद के, श्री बख्शीराम सैनी जी जो नगर परिषद के अपने चेयरमैन हैं, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ श्री के.एम. पांडुरंग जी, पशुपालन डेयरी विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अवनीत पी कुमार जी, विभाग के महानिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लोहरा जी, हमारी डीसी मैडम, उपस्थित सभी विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित मंच पर और सामने बैठे सभी हमारे नेतागण, उपस्थित सभी हरियाणा प्रदेश से आए हुए पशुपालक बंधु, किसान बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों और कलाकार बंधुओं, ये बहुत ही एक सुंदर अवसर है कि हरियाणा में जो पशु मेले हमने शुरू किए या जो पशुधन की प्रदर्शनी लगाने का क्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में आकर और पशुपालकों के पशुधन को आज यहां देखकर मन अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं एक और बात मानता हूं, जैसा मैंने कहा ये पशुधन, इसको केवल पशुधन न कहें, बल्कि ये सब हमारे किसानों के साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। पशु किसान का अपना सदस्य होता है, साथी होता है, तभी वो यहां ला करके मेले करता है। अगर केवल धन होता तो धन का प्रदर्शन तो कभी कोई करता ही नहीं है, बल्कि कोशिश होती है धन को उसी को ना बताया जाए, छुपा के ही रखा जाए। लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक से एक बढ़िया सदस्य। कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली भैंस है, कौन बलशाली सांड है, कौन सा घोड़ा ताकतवर है, कौन सी भेड़ बकरी, उसकी अपनी विशेषता है। ऊंचे से ऊंचा बढ़िया खेल खेलता हुआ, खिलाता हुआ हमारा ऊंट है। ये हमारे पशुओं की विशेषता, जिसका प्रदर्शन हम करते हैं, ये वास्तव में ही हम सबको आनंद देता है। और जो किसान अपने इन पशुओं के प्रदर्शन को यहां दिखा करके अच्छा प्रदर्शन होने पर इनाम पाता है, उसका मन तो गदगद हो जाता है। भाइयों बहनों, इन पशुओं की महत्ता अपने देश में बहुत अधिक होती है। हमारा देश ऐसा है, इसमें पशुओं की पूजा होती है। दुनिया का कोई देश पशुओं की पूजा नहीं करता है। हमारे यहां तो देवी देवताओं के वाहन ये पशु होते हैं। गाय को हमने मां माना है, माता का स्थान दिया है। गौ माता के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा है। ये गौ हमारी आजीविका का साधन तो होता ही है, लेकिन इसके जो और उपयोग हैं, गौ को पवित्र मान करके घर में रखना, इसको पुण्य का काम माना गया है। अब ये ठीक है, एक समय ऐसा आ गया जब गौओं को भी हमने आर्थिक रूप से उपयोगी है कि नहीं है ये मानना शुरू कर दिया। पहले गाय के बैल होते थे, खेती में काम आते थे, लेकिन जब से ये ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई, हमने बैलों को छोड़ दिया और ये मान लिया अब गौ शायद हमारे काम की नहीं रही। ऐसा मन का विचार जो बन गया, ये कोई अच्छा विचार नहीं है। तब भी हमें अपने गौ पालन के काम को ये जारी रखना चाहिए। अधिक से अधिक गाय, बढ़िया से बढ़िया गाय, उसकी सेवा का भाव ये मन में रहना चाहिए। परिवारों में हमारी बुजुर्ग माताएं, नानी दादी, हमने देखा होगा खाना खाने से पहले गौ ग्रास निकालती हैं, गाय की रोटी निकालती हैं पहले।
आखिर गाय की रोटी निकालने का मतलब कोई ना कोई जैसे अपने बच्चे को रोटी खिलाती है, गाय को रोटी खिलाती है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं प्रेम प्यार है, जानता है। तो इस प्रकार से हमें केवल इसको पशुधन नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव ये होना चाहिए। और हम तो जिस प्रकार से पशुओं के साथ तालमेल रखते हैं, उन पशुओं की भाषा भी समझते हैं। शायद कोई शहर का आदमी जिसने पशु उस प्रकार का नजदीक रखा नहीं, उसको पता ही नहीं है, लेकिन गांव का हमारा किसान, हमारा पशुपालक, उसको दूर पशु को देख करके पता लग जाएगा इस पशु को क्या तकलीफ है, इसको कोई तकलीफ बीमारी तो नहीं है, मुंह पर तो नहीं आ गया, कहीं इसको कोई बुखार वाली बात तो नहीं आ गई, कहीं इसको कोई भी बीमारी होती है, उसको पहचान लेता है, उसके इलाज के लिए आगे बढ़ता है, दौड़ता है। पशुओं की भाषा समझते हैं, पशुओं का व्यवहार समझते हैं। एक छोटी कहानी बताता हूं आपको मैं। एक बार एक मास्टर जी स्कूल में एक बच्चे को पूछते हैं, सब बच्चे बैठे थे, सबको पूछा, अच्छा बताओ भाई, बाड़े में अगर 10 भेड़ें किसी एक पालक ने, भेड़ पालक ने बांध रखी हैं, तो अगर एक भेड़ उसमें से कूद करके, छलांग लगा करके, दीवार फांद के बाहर निकल गई, तो बताओ बाकी कितनी बची? तो बच्चे हिसाब किताब लगाने वाले सोचने लगे, भाई 10 में से 1 कम होगी तो 9 हो जाएगी, यही जवाब होगा। एक बच्चा बहुत ऊंचा, उसने हाथ खड़ा किया सबसे पहले, तो मास्टर ने उसी से पूछ लिया कि बता भाई, कहना जी एक भेड़ अगर कूद गई तो बाद में 1 भी नहीं बचेगी। ये क्या बात हुई? 10 थी, 1 जाएगी तो 9 तो बचेंगी। कि नहीं नहीं, मेरा बापू भेड़ पालता और मैं रोज देखता हूं कि अगर एक भेड़ कूद जाती है तो सारी कूद के बाहर चली जाती है, बचती नहीं अंदर कोई। तो ये उसकी भाषा वो जानता है, पशुओं का व्यवहार क्या वो जानते हैं। हम लोगों को इस पशुपालन के काम में आजीविका तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है, हमें इसका दूध भी प्राप्त होता है। अपने यहाँ एक गीत बनाया बहुत कवियों ने, कलाकारों ने, क्या देश हरियाणा, हमारा देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। एक मैं छोटा बचपन में सन 66 के अंदर जो हरियाणा बना था, उस समय गीत एक बालक ने बोला था, आज मुझे 2 पंक्तियां याद हैं। 1 नवंबर सन 66 ने बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बख्ता जी दूध दही का खाना। तो हरियाणा दूध दही के खाने के लिए प्रसिद्ध है। गौ का पंचामृत, चाहे गाय का दूध हो, घी हो, दही हो, गोमूत्र हो, गोबर हो, हर एक चीज का उपयोग है। वो मेरे खाद के लिए भी काम आएगा। हमारे यहां A2 जो दूध होता है, गाय का A2 दूध की हमने एक बार अनुसंधान कराया था जब धनखड़ जी कृषि मंत्री थे। उसके लिए अलग से ऐसी देसी गाय जो A2 दूध देती है, उसका जब ब्रांडिंग की, प्रचलन किया, तो उसकी मांग बहुत बढ़ गई। कहते हैं A2 का दूध अगर पिएंगे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कैंसर खत्म हो जाएगा, शरीर की 100 बीमारियां ठीक होती हैं, औषधि का काम करता है दूध। गोमूत्र से कितनी दवाइयां बनती हैं। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि गोमूत्र दवाइयों के लिए बहुत उपयोगी है, आयुर्वेद दवाइयों के। गोबर तो एंटीबैक्टीरिया। आखिर गोबर से हम अपने घर के चौके लीपते थे, दीवारें लीपते थे। क्यों लीपते थे? इसलिए कि मच्छर मक्खी नहीं आएगा, एंटीबायोटिक सा काम करते रहे। आजकल तो गमले बनने लगे, बर्तन बनने लगे, बहुत तरह की, यानी पेस्ट बनने लग गई, पेंट बनने लग गए। गोमूत्र के माध्यम से बहुत चीजें, हमारे पंचकुला के अंदर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है पशुपालन का, उन्होंने ये सारा प्रयोग उसमें करना शुरू किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे अवसरों पर हमको अपने गौवंश को ठीक से संभालना है। आज गौवंश कम होता जा रहा है, इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कानून बनाया है। गोवंश, गो संवर्धन, गो हत्या करेगा, गो रक्षा, गो संवर्धन के नाते एक्ट बनाकर जो गो हत्या करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई, 10 साल तक की सजा, ये हमने कानून बनाया है, ये कानून बनाया।
लाखों रुपए जुर्माना करने का प्रावधान बनाया। अब गौ पालन के नाते से घरों में गौ पलनी थोड़ी कम हुई तो गौशालाओं का हमारे समाज में बड़ा प्रचलन है। हरियाणा में 632 गौशालाएं हैं इस समय, और उन गौशालाओं के संभाल के लिए हमने गौ सेवा आयोग बनाया हुआ है। शरण गर्ग जी इनको अध्यक्ष बनाया हुआ, उसका पूरी टीम है, सब जिलों में टीम है। एक बात ध्यान में आई कि बहुत से गौवंश के, चाहे वो बछड़े हैं चाहे वो गौएं हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं, दूध नहीं देती तो छोड़ करके सड़कों पर जब आते हैं, बेसहारा गौवंश एक्सीडेंट करते हैं, पनिया खाते हैं। बड़ी कई बार दुविधा मन में होती थी कि इसका कैसे हल निकाला जाए। इस बार हमने बैठे टीम के रूप में बैठ करके विचार किया कि जो बेसहारा गौवंश सड़कों वाला है, इसको सबको गौशाला में लाएंगे, और जो 40 करोड़ रुपया बजट हमारा पिछले साल था, इस बार 40 का 80 नहीं, 120 नहीं, 160 नहीं, 400 करोड़ रुपया बजट हमने तय किया। और इसमें गौशालाओं को उन्हीं को ज्यादा देंगे जो बेसहारा गौवंश को पकड़ने का काम हमारी नगर पालिकाएं, हमारे ग्राम विकास, पंचायती राज संस्थाएं वो करेंगी, लेकिन उसकी सेवा करने का काम जो गौशालाएं अपने जिम्मे लेंगे, या कुछ नई संस्थाएं पंचायती अगर उनको जगह चाहिए वो जगह भी उनको देंगे ताकि गौशालाएं बनाएं, और भरपूर अनुदान उनको देंगे ताकि उनके चारे का खर्च ये सब उनको दिया जा सके। हमने इसी प्रकार से पशु चिकित्सा, जिसका जिक्र दलाल साहब ने किया, मोबाइल पशु चिकित्सालय ये हमने बनाए हैं। और अभी हमारे जो पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक्स हैं, अभी 7 पॉलीक्लिनिक हैं। विचार आया कि उनको बढ़ाना चाहिए, 6 पॉलीक्लिनिक और हम बना रहे हैं। अगले साल भर के बाद ये 7 और 6 13 पॉलीक्लिनिक हो जाएंगे, जिसमें चरखी दादरी में भी एक जरूर होगा, ये नया बनाएंगे। तो भाइयों बहनों, मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा कि आज भी ऐसा नहीं है कि लोग पशुपालन को और अपने व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहते। हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जिन परिवारों की आमदन साल में 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आमदन कम से कम 1,80,000 हो जाए, यानी डबल हो जाए। इसके लिए उन परिवारों से हमने नौजवानों को बुलाया, महिलाओं को बुलाया जो काम कर सकती हैं, थोड़ा बड़ी आयु के लोग भी जहां काम करने वाले लोग नहीं है उनको बुलाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने लोगों ने आके कहा भी आप क्या काम कर सकते हो, 60% लोगों ने कहा मैं पशुपालन कर सकता हूं, मुझे कोई 2-3 गाय का 1-2 भैंस का लोन दे दो, मैं अपने घर में बांधूंगा और व्यवसाय करके दूध बेच करके अपने घर का गुजारा करूंगा। आज भी 70% लोग इस प्रकार के हैं गांव के जो इस काम को अपनाना चाहते हैं। अब ये कठिनाई आई उसमें हमें कि घर में गाय का भैंस के बांधने की जगह नहीं है। बैंक वालों ने लोन देना जो है मना कर दिया कि ये बांधेगा कहां। इस साल के बजट में हमने एक नई योजना बनाई है कि हम हर गांव में पंचायती जमीन पर सांझा डेयरी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि पंचायत की जगह होगी, उसके अंदर एक शेड बनाएंगे, जिसने अपनी गाय भैंस आके बांधनी है, बांधो, सेवा करो, शाम को सवेरे दूध निकाल करके बेचो। हम सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू करेंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, हमारा सहकारिता विभाग इस काम को करेगा। 1 अप्रैल से उस योजना को लॉन्च करेंगे और गांव में जो लोग इस प्रकार के हैं जिनके पास जगह नहीं है, 2 पशु, 3 पशु, 1 पशु, जितना भी लोन लेना चाहेंगे उनको देंगे। अगले साल में हम चाहते हैं ऐसे परिवार, अभी 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, जिसमें से 80,000 लोगों की एप्लीकेशन तो हमने मार्क कर दी है बैंकों को, इनको लोन दे दो, काफी को दे दिया, बाकी चल रहा है। अगले इस साल में 2 लाख परिवारों को और हम लोन देंगे। बैंकों से बात हो गई है कि हम पशु के लिए, पशुपालन के लिए या अन्य कोई काम करने हैं, ऐसे 2 लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ रुपया हम रिजर्व रखते हैं, उनको सबको देंगे, सबको देंगे। गरीब आदमी है, अगर उसके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो सरकार उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार है। एक अनुभव और हमारा है कि जितने आदमी को छोटे लोन दिए जाते हैं, वापस करने में बड़े बड़े लोग तो हेराफेरी कर जाते हैं। कंपनियों वाले लोग, बड़े व्यापारी देते हैं, वापस करते हैं, नहीं करते हैं, 6-8 महीने, 6-8 साल में कभी ना कभी फेल होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो छोटा आदमी लोन लेता है, ये छोटी छोटी किस्त कमाई में से साथ साथ देता है, ये डिफॉल्टर नहीं होता है, डिफॉल्टर नहीं होता है।
अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई थी, रेडी फड़ी लगाने वाले, छोटे खोमचा लगाने वाले, ऐसे लोग 10,000 रुपए का उनको लोन गवर्नमेंट की गारंटी पर दे दो, हमने दिए। हरियाणा के अंदर लगभग ऐसे 27-28,000 लोगों को लोन दिए हुए हैं। एक दिन उन सबसे टेलीफोन करके, एक टेलीफोन की व्यवस्था होती है कि सबको जोड़ लिया जाता है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं ऐसे वो सब लोग सुन लेते हैं और बाद में फिर कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। जितने लोगों से मैंने बात की सबने कहा हमारी किस्तें पूरी हो गई हैं, अगला लोन 20,000 का भी हमने ले लिया है, अप्लाई कर दिया है। केवल एक आदमी इतने लोगों मुझे मिला, कह लगे मेरा रेडी का एक दिन सामान खराब हो गया था, मुझे 4,000 रुपए का घाटा पड़ गया, मुझे उस दिन रेडी बंद करनी पड़ी, मेरी मदद करो। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा सबसे पहले जाके इसकी मदद करो, दोबारा इसकी रेडी लगवाओ, दोबारा लगवाओ। आखिर रोजगार करना, लोग अपनी कमाई करके अपने आप को ऊपर उठाएं, किसी के आगे हर समय हाथ फैलाना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारा हाथ सबका यूं रहे, अच्छी बात नहीं। हमारे जीवन में ऐसा समय आए जब ये हाथ यूं रहने के बजाय यूं हो जाए, किसी की मदद हम भी कर सकें, ये स्वभाव मन में चाहिए, स्वाभिमान ये जागना चाहिए। तो भाई बहनों, आप पशुपालन करो, आप कोई और व्यवसाय खेती से जुड़ा हुआ करो, खुम्बी का फार्म लगाओ, आप मधुमक्खी का फार्म लगाओ, आप फूलों की खेती करो, आप कोई फूड प्रोसेसिंग के छोटे मोटे धंधे में आ जाओ, आप एफपीओ बनाओ, आप खेती में जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको अगर धारण करो, पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करो। जो काम किसान, जो काम पशुपालक करना चाहता है उसको कहीं कठिनाई आती है, उस कठिनाई को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हमेशा आपकी ये सरकार ये हमेशा तैयार है। आप हमको संदेश भेजिए, आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बता दें कि चरखी दादरी में पशुधन मेले में मुख्यमंत्री का संबोधित करते हुए कई बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। उन्होंने कहा पशु केवल पशु नहीं, ये परिवार के सदस्य हैं, पशु हमारी आजीविका के साधन है। तो पशु किसान का साथी है। ये तमाम बातें मंच से जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि गायों की सेवा का भाव मन में होता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पशु किसान के साथ ही होते हैं। पशुधन मेले में मुख्यमंत्री ने संबोधन किया। इसके साथ ही एक और बात का जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। उन्होंने कहा कि जो साझा रूप से जो पशुपालन है अब वो शुरू किया जाएगा, यानी कि जो पंचायत का जो जगह होगी, जो पंच क्षेत्र होगा, वहां पर एक ऐसा शेड बनाया जाएगा जहां पर जो भी व्यक्ति, जो भी ग्रामीण, जो भी आदमी अपनी तरफ से अपने पशुओं को लाकर वहां बांध सकता है। इसके अलावा वहां पर उनको पाल सकता है और सुबह दूध निकाल कर ले जा सकता है। यानी कि साझे रूप से ये काम शुरू किया जाएगा। एक ये योजना जिसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। तो एक और बड़ी खबर बता दें कि पंचायती जमीन पर साझा डेयरी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिन्होंने ये जानकारी दी कि पंचायती जमीन साझा डेयरी में शेड बनाए जाएंगे। साझा डेयरी में शेड पर पशुपालक अपने पशु रख सकेंगे और पशुपालन के लिए 2,000 करोड़ लोन का भी प्रावधान किया जाएगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पशुपालन मेले के दौरान मंच से जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने कहा रोजगार के लिए पशुपालन को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायती जमीन पर साझा डेयरी शुरू की जाएगी जिसमें तमाम जन अपने पशुओं को वहां पर लाकर बांध सकते हैं और इसके साथ ही अपनी मर्जी से सुबह या शाम जब चाहे वहां पर जो पशुपालन वो कर रहे हैं साझा डेयरी में अपना पशु का दूध निकालकर उसका इस्तेमाल, उसको दूध को बेचने में कर सकते हैं। इस तरह से पशुपालन डेयरी साझी रूप से की जाएगी जिसका फायदा आमजन को मिल सकेगा। तो एक जगह जो है वो लोगों को मिल जाएगी इस साझी डेयरी में। इसके साथ ही और भी कई सुविधाएं दी जाएंगी। तो पंचायती जमीन पर ये शुरू किया जाएगा।